स्वप्निल जी ने बैकग्राउंड बता दिया है कि दुनिया किस दौर से गुजर रही है। दुनिया इस समय कई मोर्चों पे एक साथ लड़ रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 6 अक्टूबर को ये वाला युद्ध भी शुरू हो गया है, लीबिया में क्राइसिस चल रहा है, सीरिया में क्राइसिस चल रहा है, कहीं कहीं कुछ देशों में आंतरिक स्तर पर समस्याएं हैं। लेकिन जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है, सबको आवाज़ आ रही है पीछे, जहां पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है वो है इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस बहुत महत्वपूर्ण है। लेव टॉलस्टॉय ने एक नॉवेल लिखा था 1867 में, उसमें उन्होंने वॉर एंड पीस के संबंधों पर बहुत व्यापक चर्चा की कि वॉर और पीस कैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो वो आप लोग को कभी मौका मिलेगा तो उसको पढ़िएगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। एक दो बातें हम पहले साफ कर दें कि इस लेक्चर के दौरान हम ना इजराइल का पक्ष लेंगे ना फिलिस्तीन का पक्ष लेंगे। हम फैक्चुअल आधार पे एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर है कि आप अपनी राय कैसे बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस एक स्लाइड थोड़ी लंबा है। लंबा इसलिए है क्योंकि ये लगभग 2000 सालों की कहानी है। अक्सर क्या होता है, हम लोग 1948 के बाद से चीज़ों को देखते हैं, जिसके कारण जो जानकारी हमें होती है वो आधी अधूरी होती है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाके देखेंगे और फिर अपनी राय बनाएंगे। राय आपके ऊपर है, आप बनाइए कि क्या सही है क्या गलत है और दुनिया को आगे क्या करना चाहिए और उसका भविष्य क्या है। तो सबसे पहले हम की वर्ड्स पर कुछ फोकस कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स आने वाले हैं जो हम सुनते तो हैं लेकिन जिसका मतलब हम नहीं जानते। प्रचलन में बहुत आते हैं वो शब्द। जैसे पहला एक वर्ड आपको दिख रहा है एंटी सेमिटिज्म। सेमिटिज्म मतलब साम्यवाद कहते हैं, एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 धर्म आया करते हैं, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। अगर इन तीनों धर्मों का आप गहराई के साथ अध्ययन करेंगे तो तीनों धर्म लगभग एक ही जगह से निकले हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन धर्मों में प्रॉफिट और मैसेंजर का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। प्रॉफिट जिसको पैगंबर कहते हैं, तो इन सभी में आप देखेंगे कुछ कुछ प्रॉफिट और कुछ कुछ मैसेंजर बहुत कॉमन है। जैसे अगर आप यहूदी धर्म में देखेंगे तो यहूदी धर्म में एक पैगंबर है इब्राहिम। आप इस्लाम में देखेंगे तो इस्लाम में भी इब्राहिम को एक पैगंबर माना गया है। और अगर आप ईसाई में देखेंगे तो ईसाई धर्म में भी इब्राहिम को माना गया है। तो सबका मूल स्थान कहीं ना कहीं एक से है। लेकिन ये आगे चलकर लगभग 19वीं शताब्दी में सेमिटिज्म को सिर्फ यहूदी धर्म से जोड़ के देख लिया गया, जो कि आधी अधूरी बात है। एंटी सेमिटिज्म मतलब प्रेजुडिस टुवर्ड्स और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूज इन 19वीं सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में एक घृणा का आंदोलन चला यहूदियों के खिलाफ कि यहूदियों को हटाओ। उसका कारण क्या था? उसके 2 मुख्य कारण थे। एक जूइश का इन्फ्लुएंस। जो यहूदी हैं आज भी पूरी दुनिया में सबसे कम प्रतिशत में, आज तो उनका देश बन गया है, पहले तो उनका कोई देश भी नहीं था, बहुत कम संख्या में, लेकिन बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत काबिल हैं और बहुत इनका आप कह सकते हैं वर्ल्ड में बहुत रेनाउंड है। पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे। कार्ल मार्क्स यहूदी था, रोजा लक्समबर्ग यहूदी थी, ट्रॉटस्की यहूदी था, अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे। ये सारे बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध रहे और बहुत उन्होंने नाम कमाया। व्यापारी भी, बर्टन रसेल जिनको प्रिंसिपिया मैथमेटिका के लिए नोबेल भी मिला जी मूर के साथ, वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। मतलब बहुत कम संख्या में थे लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। दूसरा, ये क्लोज निट कम्युनिटी, इनको माना जाता था कि ये बहुत दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ये जहाँ रहते थे आपस में रहते थे। जैसे आप दिल्ली चले जाइए तो दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे रहते हैं उनको दूसरे नाम से वहाँ पे बुलाते हैं चढ़ाने के लिए। लेकिन वो अगर आप देखिए तो बाकी इंडियन जो कम्युनिटीज़ है उनसे इंटरेक्ट बहुत कम करते हैं।
वो रूम भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो आपस में ही रहते हैं और आपस में एक उनकी पूरी कम्युनिटी है, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो जिसके कारण उनको समाज में अलग थलग कर दिया गया और उनके इन्फ्लुएंस के कारण कई लोगों ने उनको अपनी तरक्की में बाधा समझ लिया। जैसे आपने देखा होगा आगे चलकर 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर का जिस प्रकार से उदय हुआ, और हिटलर ने जर्मनी के पीछे जाने का एक बड़ा कारण जर्मनी में यहूदियों को बताया, और जिसके कारण मैसेकियर बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन को भाग कर जाना पड़ा, वहाँ से हटना पड़ा, और एक नया सर्किल प्रारंभ हुआ जिसको सब लोग वियना सर्किल के नाम से भी जानते हैं। तो कई कारण से एंटीसेमिटिज्म, एक यहूदी मुक्त विश्व निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, ये एक बड़ा कारण इसका है। इसी को बढ़ाते हुए एक नया टर्म आप देखिए लिखा होलोकॉस्ट, कि बड़े पैमाने पे सामूहिक तौर पे नरसंहार प्रारंभ किया गया, सामूहिक तौर पे। इसकी कुछ तस्वीरें देखिए इसमें लगी हुई है। ये तस्वीर 1941 से 1945 के बीच जो जर्मनी ऑक्यूपाइड यूरोप के हिस्से थे। देखिए एक तस्वीर में आपको मास ग्रेव दिख रही है, बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है और सामूहिक रूप से सबको दफनाया गया। ये होलोकॉस्ट का ही परिणाम। दूसरी फोटो बहुत फेमस है ऑस्विट्स की। ऑस्विट्स पोलैंड में है, और पोलैंड में जब जर्मनी ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो वहाँ एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, बहुत फेमस। अगर आप इसकी तस्वीर देखिए तो एक बहुत बड़ी यहूदियों की संख्या सामने की तरफ एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी तरफ जा रही है। वो बिल्डिंग कंसंट्रेशन कैंप थी, जहाँ पर उनको गैस चैम्बर्स में भर के मारा जाता था। और इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप इसको कहीं देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें हमने 4 फिल्मों को बताया है। ये आप, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग ज़रूर देखिए। पहली फिल्म है शिंडलर्स लिस्ट, ये 93 में आई थी और इसको स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया। ये रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक जर्मन उद्योगपति जिसका नाम ऑस्कर शिंडलर रहता है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट रहता है जर्मनी में, और कम से कम वो 1000 से ऊपर यहूदियों को अपनी फैक्ट्रियों में काम देकर उनकी जान बचाता है, उनकी आइडेंटिटी छुपाकर, क्योंकि बताता है कि ये लोग मेरे यहाँ ही काम करते हैं और ये जर्मन के मूल के लोग हैं, यहूदी नहीं। अगर आज के समय में कोई एक यहूदी, पूरा यहूदी लोग अगर किसी एक जर्मनी, ऐसे जर्मनी वालों से लोग बहुत घृणा करते हैं, अगर किसी एक जर्मनी वाले को बहुत मानते हैं तो ये ऑस्कर शिंडलर। इस फिल्म में आप देखिएगा कि किस तरीके से पूरी रियल सिचुएशन पर ये फिल्म है, रियल घटनाओं पर एक एक इवेंट अच्छा इसमें दिखाया गया। इसको बेस्ट फिल्म का ऑस्कर भी 93 में मिला, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी इससे। दूसरी एक फिल्म है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल 97 में। ये एक पिता पुत्र की कहानी है कि दोनों को बंदी बना लिया जाता है ऑस्विट्स की कंसंट्रेशन कैंप में, जेलों में, और वो वहाँ कैसे अपनी लाइफ दिखाते हैं। तीसरी फिल्म है रोमन पोलंस्की की द पियानिस्ट, ये 2002 में आई थी और इसको भी ऑस्कर मिला। इस फिल्म में ये दिखाया कि एक पियानिस्ट है, वो पोलैंड में रहता है और यहूदियों से वो जर्मन वासियों से कैसे घिर जाता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे सर्वाइव करता है और कैसे बचाता है। और ये भी एक ऑस्कर अवार्ड विनर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट डेज, ये बहुत अच्छी है। ये डॉक्यूमेंट्री है और इसमें ये दिखाया गया है कि ऑस्विट्स के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से कुछ परिवार बच के निकल गए, आज भी वो जिंदा हैं, किसी की उम्र 100 साल है, किसी की 105 साल है। तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई है कि कैसे वो वहाँ रहते थे, कैसे उनके परिवारों को ख़त्म किया गया, ये पूरा इसमें दिखाया गया है। इसके पीछे चलिए, एक और पीछे, नहीं पीछे 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 ये देखिए जो ऑस्विट्स लिखा है, इस पर 2021 में एक फिल्म भी आई है जो हमने भी नहीं देखी है, लेकिन हमारी देखने की इच्छा है, आप लोग देखिएगा, द ऑस्विट्स रिपोर्ट। क्योंकि जितना खतरनाक और जितना मतलब भयानक स्तर पे मैसेकियर हुआ था वो ऑस्विट्स में ही हुआ था, उस पर ये फिल्म। देखिए अब एक टर्म आता है द प्रॉमिस्ड लैंड। अक्सर हम लोग सुनते हैं ये प्रॉमिस्ड लैंड क्या है। अक्सर लोगों को ये समझ में आता है कि इजराइली जो है वो 1948 में वहाँ जाके बसे, तो वो वहाँ का क्लेम क्यों करते थे 1948 के पहले कि हमें यहाँ ज़मीन दी जाए यहूदी।
तो उसका बड़ा कारण है कि अगर आप बहुत पहले जाएंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो उनके जो पूजनीय लोग थे, प्रॉफिट कह लीजिए, मैसेंजर्स कह लीजिए, जैसे इब्राहिम, जैसे मोसेस, मूसा, इसको मोसेस भी बोलते थे, उनसे कहा जाता है कि ईश्वर ने, उनके ईश्वर का नाम याहवे है, तो उन्होंने उनसे एक वादा किया था कि आपको यहाँ पर ज़मीन दी जाएगी और आप यहाँ रहेंगे। तो वो इलाका जहाँ आज ज़मीन है, जो इजराइल का इलाका है, इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा मिला है, इजिप्ट का, उसको बोलते हैं द प्रॉमिस्ड लैंड। इसमें लिखा भी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड इज द सेंट्रल नेशनल फेथ ऑफ जियोनिज्म, द जूइश नेशनल मूवमेंट दैट इन 1948 एस्टैब्लिश्ड इजराइल एज अ जूइश स्टेट इन द लैंड ऑफ इजराइल। उसी आधार पे वो उस लैंड पे दावा करते थे, क्योंकि एक ज़माने में वो वहाँ रहा भी करते थे। अभी हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे। और अभी देखिए, हम लोग उसके अभी से सारी बाकी चीज़ें और देखिए कुछ एक पढ़िए, पीछे चलिए। ये देखिए एक संगठन का नाम है PLO। ये कीवर्ड से हमको जानना चाहिए। PLO क्या है? पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइज्ड। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 1967 में जो 6 डेज वॉर हुआ था, उसके पहले यासिर अराफात इसके लीडर हैं, और आजकल इसके लीडर हैं महमूद अब्बास, जो वेस्ट बैंक को जॉर्डन में रहते, कतर में या जॉर्डन में, मेरे ख्याल से कुछ कन्फ्यूज हैं, वहाँ से चलाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट करने का दावा करता है। देखिए एक पीछे चलिए, ये एक महत्वपूर्ण टर्म है, बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर कौन थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी मानिए, विदेश मंत्री। इन्होंने 1917 में इजराइल की जनता के नाम एक लेटर जारी किया था, जिसको बेल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि जो यहूदी जनसंख्या है उनको इजराइल में हम ज़मीन देंगे। थोड़ा पीछे पीछे, हाँ देखिए यहाँ, थोड़ा पीछे देखिए, यहाँ लिखा है आलिया। ये एक यहूदी टर्म है। आलिया मतलब होता है एक प्रकार की लहर या वेव, जिसका मतलब होता है इमिग्रेशन ऑफ ज्यूज टू पैलेस्टाइन। कई चरणों में यहूदी आज जो इजराइल में रहते हैं, वो विश्व के पहले दूसरे देशों में रहा करते थे। जब वहाँ होलोकास्ट हुआ, तो वो अलग अलग समयों में इजराइल में आके बसे। उसी को कहते हैं फर्स्ट आलिया, जो 1881 से 1903 के बीच में हुआ। सेकेंड आलिया जो 1904 से 1914 के बीच में हुआ। थर्ड आलिया जो 1919 से 1923 के बीच में हुआ। फोर्थ आलिया 1924 से 1929, और फिफ्थ आलिया 1930 के बाद से हुआ। उसके बाद से कुछ नहीं बना। अब एक इधर में एक और वर्ड होता है जो इसमें नहीं है, इंतिफादा। अक्सर आप सुनते होंगे न्यूज़ में, इंतिफादा एक शब्द आता है। फर्स्ट इंतिफादा, सेकेंड इंतिफादा और थर्ड इंतिफादा उसको कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है ये थर्ड इंतिफादा जो वर्ड है, ये अभी प्रारंभ हुआ है 6 अक्टूबर के बाद जो अटैक हुआ है। फर्स्ट इंतिफादा शब्द जो है अरबी भाषा का ये शब्द है, और पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे जानते हैं उसमें एक थिंकर आता है एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद ने इस शब्द को कॉइन किया था, क्योंकि वो भी उस क्षेत्र का रहने वाला था। इंतिफादा का मतलब होता है कि अपनी ज़मीन के लिए लड़ना, अपनी ज़मीन की लड़ाई करना, एक प्रकार की जैसे मुस्लिमों में माना जाता है जिहाद करना, कुछ उस तरह से मिलता जुलता शब्द है इंतिफादा। तो फर्स्ट इंतिफादा जो हुआ था वो 87 में हुआ। सेकेंड इंतिफादा जब हुआ था वो 2001 में हुआ था, जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शरोन, और वो अल अक्सा मॉस्क के पास चले गए। उसको हमें जानना चाहिए। तो इंतिफादा शब्द ये। तो एक और आगे ये देखिए, एक और वर्ड आया हमास, आजकल काफ़ी चर्चा में। ये एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ग्रुप है। कुछ देश इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और कुछ देश इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। ये इनका जो प्रभाव है वो गाज़ा के इलाके में 2006 में इन्होंने इलेक्शन जीता, और गाज़ा में इनका इन्फ्लुएंस है।
वेस्ट बैंक के भी कुछ रीजन्स में इनका इन्फ्लुएंस है, और कुछ देश इनको टेररिस्ट मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते। भारत का भी इस पर कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमास ने जो अटैक किया वो एक टेररिस्ट अटैक है। नॉर्वे इसको टेररिस्ट नहीं मानता। आगे चलिए, ये भी चाहिए। हिजबुल्ला भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो शिया है, हमास सुन्नी है, और हिजबुल्ला लेबनान से ऑपरेट करता है, और इसको पूरा सपोर्ट है ईरान का। ईरान इसके पीछे फंडिंग करता है। ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसके हसन नसरुल्लाह जो हैं इसके चीफ हैं। अब पीछे जाइए, कुछ ये सब टर्म्स हैं जो अब आएंगे लगातार, बीच में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा इसको थोड़ा सा पहले से क्लियर कर दिया। हाँ, इसके बाद प्रॉमिस लैंड बता दिया कि एक ज़मीन थी जिसका वादा किया गया था यहूदी लोगों से। अब देखिए टाइम लाइन। अच्छा, इसमें पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये तीनों धर्म कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ये माना जाता है कि हिंदू धर्म से ही कहीं ना कहीं सिख धर्म निकला है, और हिंदू धर्म से ही कहीं ना कहीं जैन धर्म भी निकला है, यानी एक ही परिवार के ये धर्म है। ठीक इसी प्रकार से माना जाता है कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम भी एक ही परिवार से निकलते हैं। कुछ कुछ प्रॉफिट और कुछ इसमें मैसेंजर्स कॉमन है। जैसे हमने आपको बताया इब्राहिम सबसे महत्वपूर्ण मैसेंजर इसमें माने गए। इब्राहिम के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था इस्माइल और दूसरे बेटे का नाम था इशहाक। इस्माइल की परंपरा में आगे चलकर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। इस्माइल की जन्म परंपरा में आगे चलकर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और वहां से इस्लाम पैदा होता है। और जो इनका दूसरा बेटा था इसहाक, उसके बेटे का नाम था याकूब, यहूदी में कहते थे, या उसको जैकब कहते थे, कुछ लोग उसको इजराइल भी बोलते थे। और उसके भी 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों में से एक पुत्र था जुदा। जो इजराइल था वो नाम वहीं से आया है। और जो इजराइल के 12 पुत्र थे उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध पुत्र हुआ उसका नाम था जुदा, जिससे जुडिज्म शब्द निकला। अक्सर ये शब्द आता है कि जुडिज्म क्या है, तो जुडिज्म शब्द वहाँ से निकला है और इजराइल शब्द वहाँ से निकला है। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि ये तीनों चीज़ कैसे आपस में मिली हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पीछे चलिए, एक टाइम लाइन, क्योंकि ये 2000 साल से लंबा का इतिहास है, तो थोड़ा हमें सीक्वेंस में समझना पड़ेगा कि घटनाओं का क्रम क्या है। देखिए 1047 से 930 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की बात हो रही है। इसमें देखिए 2 मैप आपको दिखाई दे रहे हैं। उस समय यानी 1047 से 930 बीसी के बीच में 3 प्रमुख राजाओं ने इजराइल पर राज किया। उसमें एक राजा था साउल, दूसरा था डेविड और तीसरा था किंग सोलोमन। किंग सोलोमन बहुत फेमस राजा था, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किंग सोलोमन हुआ। किंग सोलोमन के बाद ये पूरा जो किंगडम था ये 2 हिस्सों में टूट गया। दूसरे मैप में आप देखेंगे जो ब्लू वाला पार्ट है वो इजराइल है और दूसरा पार्ट जो है जुदा का पार्ट है। इजराइल वही पार्ट है जो ऊपर पूरा दिखाई दे रहा है और जुदा वही जो इजराइल का 12 पुत्रों में से सबसे लोकप्रिय पुत्र हुआ, वो जुड़ा इसी के नाम पर। आगे बढ़िए, हमने आपको बताया कि किंग सोलोमन सबसे प्रसिद्ध राजा हुए इजराइल के। इजराइल इनको बहुत पूछते हैं यहूदी लोग, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था जिसको कहा जाता है फर्स्ट टेम्पल। इसकी एक आकृति इसमें आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट टेम्पल की आकृति, ये इन्होंने बनवाया था। अच्छा, इसमें था क्या? इस टेम्पल में ऐसा क्या था कि इसको इतना लोग पूछते थे? तो सबसे खास बात यह है कि जो मूसा थे, जो मोसेस जिनको कहा जाता है, यहूदियों के बहुत एक तरह से प्रॉफिट माने जाते हैं, प्रॉफिट थे वो, यहूदियों को बहुत पूछते थे। कहा जाता है कि ईश्वर मतलब माना जाता है कि रिवील होता है, उनको रेवलेशन होता है, ज्ञान। जैसे नहीं कहते बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ईश्वर ने उनको 10 कमांडेंट्स 10 कमांडेंट्स बताए थे। तो
तो वो 10 आदेश कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, इस तरह के 10 नियम थे जो ईश्वर ने उनको बताए थे, और उन्होंने उसको लिखा था, लकड़ी के ऊपर उकेरा था, और उसको एक लकड़ी के संदूक में बंद करके इस टेम्पल में रखा गया। यही उनका सबसे, इसीलिए उनका सबसे पूजनीय स्थान माना जाता है, फर्स्ट टेम्पल। नेक्स्ट, अब देखिए इसके पीछे इसके बाद अब देखिए युद्ध, जो आक्रमण होने शुरू हुए, जो इजराइल की किंगडम है, जो अभी आपने देखा 2 हिस्सों में टूट गई थी, ऊपर वाली इजराइल था, नीचे वाला जुड़ा था, उस पर अटैक शुरू हो गए। 720 में मेसोपोटामिया का अटैक हुआ, वो उतना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट अटैक नहीं था, कुछ उससे नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बेबीलोनिया के अटैक में। बेबीलोन्स का अटैक हुआ 586 बीसी में, उन्होंने अटैक किया और फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, और जो यहूदी थे बड़े पैमाने पर उनका नरसंहार किया, और बहुत सारे यहूदी जो है वहाँ से भाग के अपनी उन्होंने जान बचाई, और यूरोप के, खासतौर से पूर्वी यूरोप के हिस्सों में जाके बस गए। भारत में आज जो यहूदी आप देखते हैं वो 2 बार आके आए हैं, यहाँ से भी इस समय भी कुछ यहूदी भारत में आकर बसे थे। पहली बार जब उनका मंदिर तोड़ दिया गया, उसके बाद एक राजा हुआ साइरस सिलेंडर, बहुत फेमस नाम है, बड़ा अच्छा राजा था। जैसे यहाँ अशोक को माना जाता था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और अशोक ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, उसी तरह साइरस सिलेंडर को माना जाता है, ये पर्शिया का राजा था, और इसने बेबीलोनियंस को हरा दिया, बेबीलोनियंस को हरा दिया, और थोड़ा सा सहिष्णु था, सद्भाव वाला था। इसने जूस को परमिट किया कि आप आकर फिर से यहाँ रहिए और अपने टूटे हुए मंदिर को फिर से बनाइए, उसी जगह पर जहाँ पर वो मंदिर था, फर्स्ट टेम्पल। उसके बाद पर्शियन साइरस किंग के बाद रोमन्स का अटैक हो गया 63 बीसी में, अंडर जो उस समय उनका राजा था पॉम्पी द ग्रेट। उसके कुछ समय बाद जूलियस सीजर राजा उन्होंने बना 53 बीसी में, और उसने जुडाइज्म को लीगलाइज्ड यानी वैध घोषित कर दिया, उनको भगाया नहीं बल्कि उनको वैध घोषित कर दिया, और जूडिया रोम का एक प्रदेश बन गया। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, साइरस किंग ने कहा कि आप लौट कर आइए, रोम का अटैक हो गया, लेकिन रोम के लोगों ने उनको परेशान नहीं किया। पॉम्पी द ग्रेट के बाद जूलियस सीजर आया और उसने जूडिज्म को लीगलाइज कर दिया, और ये कहा कि अब आप लोग यहाँ रहिए, और जूडिज्म को, उस इलाके को रोमन साम्राज्य का एक प्रांत घोषित करिए। जैसे भारत एक प्रांत है, भारत में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इस तरह के प्रांत हैं, ऐसे ही रोमन साम्राज्य का ये एक प्रांत बन गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे प्रांत में भारत सरकार अपना एक गवर्नर नियुक्त करती है कामकाज देखने के लिए, ठीक उसी प्रकार से रोमन्स ने भी एक वहाँ पर गवर्नर टाइप के एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और उसका नाम था किंग हेरोड। ये भी इजराइलियों को बहुत मतलब पूजनीय है, किंग हेरोड। क्यों पूजनीय, आप आगे देखिए। देखिए ये है किंग हेरोड, ये इनके ऊपर फोटो दिख रही है। किंग हेरोड ने क्या किया, किंग हेरोड ने उस इलाके में बहुत सारे नव निर्माण कराए, बहुत सारे नव निर्माण। जैसे आप मानते हैं कि भारत में शाहजहां ने बहुत सारे निर्माण कराए, लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, इन्होंने भी बहुत सारे साइट्स वहाँ पर बनवाए। क्या पहला काम किया इन्होंने, टेम्पल माउंट, एक चबूतरा बड़ा सा बनवाया, इसको टेम्पल माउंट कहते हैं, ये आप इसमें देख ही रहे हैं। रिफर्बिश द सेकेंड टेम्पल, जो पहला टेम्पल तोड़ दिया गया था, उसके बाद टेम्पल को साइरस सिलेंडर ने कहा आके इसको बनाइए, लेकिन वो अच्छा से बना नहीं था, तो इसने उस टेम्पल को फिर से अच्छे से बनवाया। ये देखिए, इसको कहते हैं, ये है यही टेम्पल, इसको सेकंड टेम्पल बोलते हैं। जो फर्स्ट टेम्पल टूटा उसके बाद ये सेकंड टेम्पल, ये बहुत पूजनीय है। और जो अक्सर आप सुनते हैं वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार, वो पश्चिमी दीवार इसी टेम्पल की है, क्योंकि पहला टेम्पल तो टूट गया था, पश्चिमी दीवार इसी टेम्पल की है। इन्होंने एक और चीज बनाई जो जिसकी तस्वीर इसमें नहीं है, केव ऑफ पैट्रियार्क्स। केव ऑफ पैट्रियार्क्स मतलब हमने अभी आपको बताया कि तीनों धर्मों में इस्माइल, इब्राहिम एक मैसेंजर हुए थे, इब्राहिम, उनके बेटे और उनकी मतलब पत्नियों की कब्रें
को कहा जाता है केव ऑफ पैट्रियार्क्स, जो हेब्रोन शहर में बनवाई गई। और हेब्रोन शहर जेरूसलम के से 30-33 किलोमीटर दूर है। जहाँ पर ये जगह है उसी जगह से, अब तो ये खैर जगह नहीं, सब टूट टाट गया है, इस जगह से 30 से 35 किलोमीटर दूर पर केव ऑफ पैट्रियार्क्स है, जो तीनों धर्मों के लिए इक्वली पूजनीय है, जहाँ पर तीनों धर्म के लोग जाते हैं। इसलिए किंग हेरोड बहुत फेमस है। आप देखिए, किंग हेरोड के बाद उसका बेटा आता है हेरोड एंटिपस। इसका समय काल है 66 से 73 एडी। रोम ज्यूस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। अभी तक वो शांति से रहे थे, लेकिन यहूदियों और रोमन्स के बीच में फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। 70 एडी में रोमन कमांडर टाइटस इस सेकंड टेम्पल को फिर से तोड़ देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब खतरनाक था, हिंसक प्रवृत्ति का था। इसने सेकंड टेम्पल को फिर से तोड़ दिया, जेरूसलम पे कब्जा कर लिया और जूस को फिर से जेरूसलम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उस इलाके को एक नया नाम दिया जिसका नाम था पैलेस्टाइन। अगर आप पहले देखेंगे तो पैलेस्टाइन नाम अंग्रेजी में है, प्रचलित है, लेकिन पहले इसको फिलिस्तिया कहा जाता था। ये टर्म वहीं से आया। तो आपको ये पता चल गया कि इजराइल का टर्म कहाँ से आया, पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तिया का टर्म कहाँ से आया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यहाँ से इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, वो भी आपको बता दें। जो थोड़ा सा पीछे करिए, ये किंग हेरोड एंटिपस जो है, इन्हीं के समय में ईसाई धर्म का भी प्रवर्तन हो रहा था। ईसा मसीह का जन्म हो चुका था और उनको परसिक्यूट किया जा चुका था, मतलब उनको सूली पर चढ़ाया जा चुका था। क्यों चढ़ाया जा चुका था? क्योंकि ये देखिए, अब ये भी देखिए, अभी तो पता चल गया कि हमें इस्लाम और यहूदी धर्म का कैसे नाता है। अब ईसाई धर्म को भी इससे जोड़ दीजिए। जब ईसा मसीह पैदा हुए थे तो वो मूल रूप से यहूदी थे, क्योंकि ईसाई धर्म तो बाद में आया। मूल रूप से वो यहूदी थे और जेरूसलम के इलाके में रहते थे। एक बार वो सेकंड टेम्पल में चले गए। सेकंड टेम्पल में जब हो गए तो उन्होंने देखा यहाँ बड़ी अव्यवस्था है, बड़ी गंदगी है, तो उन्होंने अपने लोगों के साथ, अनुयायियों के साथ उन्होंने उसकी सफाई करनी शुरू कर दी, जिससे वहाँ का मुख्य पुजारी बहुत नाराज हो गया और उसने उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा दिए। कहा जाता था कि वो चमत्कार भी करते थे, जैसे कि मिट्टी के खिलौनों में वो जान फूंक दिया करते थे। इस तरह के चमत्कार करते थे जिससे उनका प्रभाव बढ़ने लग गया और मशहूर होने लगे। तो उस समय हेरोड एंटिपस के समय में उनको सूली पे चढ़ाया गया। कहा जाता है कि यहूदियों के ही इलाका था ये, और यहूदी ही उनको सूली पे चढ़ाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। तो यहूदी धर्म से भी इस्लामी धर्म जुड़ गया, इस्लाम से। अब आगे अब एक और राजा रोम का आता है, कॉन्स्टेंटाइन। इसको कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी कहते थे और इसका समय काल 306 से 337 एडी था। इसने पहली बार क्या किया, अब क्या हो रहा था, ईसाई धर्म का आ गया था, ईसाई धर्म का प्रवर्तन बढ़ने लग गया था और ईसाई धर्म के प्रभाव में ईसाई रोमन्स भी आने लग गए और रोमन्स ने क्या किया, स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉन्स्टेंटाइन के समय में ईसाई धर्म बहुत फला फूला, ठीक उसी तरफ से जैसे अशोक के समय में बौद्ध धर्म बहुत तेजी के साथ फला फूला, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, अपने बच्चों को भी उसका प्रसार करने के लिए भेजा और खुद भी वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन के समय में ईसाई धर्म बहुत तेजी के साथ फैला और ईसाई धर्म फैलने के साथ साथ चूंकि ईसाई धर्म फैला, उस इलाके में ईसाई धर्म का नियंत्रण बढ़ गया और ईसाई ये मानते थे कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को परसिक्यूट किया था, इसलिए यहूदियों का परसिक्यूशन फिर से तेजी के साथ, उनके खिलाफ अत्याचार तेजी के साथ बढ़ने लगा। 395 में एक और परिवर्तन होता है, जो रोमन एम्पायर होता है उसका जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो वेस्टर्न पार्ट को जीत लेता है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, इसको कहते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर। उसके बाद पर्शिया का शासन आता है 624 से 629 एडी और इस्लाम पहुंचता है 632 ईस्वी के आसपास। मोहम्मद साहब का आगमन होता है। उनका आगमन कहाँ पे होता है, जो अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरब है वहाँ पे मक्का में उनका आना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हम लोग समझ लें
कि मोहम्मद साहब का कैसे इन दोनों से कनेक्शन होता है। मोहम्मद साहब मक्का में रहते हैं, मदीना में भी कुछ समय रहते हैं, और कहा जाता है कि उनको भी रेवलेशन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर के आदेश प्राप्त हुए और उनसे ये कहा गया कि आपको जाना है जेरूसलम। तो एक रात को वो एक घोड़ा था, बुराक घोड़ा, सफ़ेद रंग का घोड़ा था जिसके पंख लगे थे, उस पंख के घोड़े पर वो बैठ के जेरूसलम जाते हैं। अगर आप आगे बढ़ाइए भैया और आइए, हाँ देखिए देखिए, ये तस्वीर बहुत फेमस है और ध्यान से इसको देखिए। लोग अपने फ़ोन में देख सकते हैं, दूर से नहीं दिख रहा होगा। तो ये आप देखिए, ये जो टेम्पल माउंट का इलाका है, स्क्वायर वाला जो इलाका है, इसी को टेम्पल माउंट बोलते हैं। मुस्लिम लोग इसको हरम अल शरीफ बोलते हैं। देखिए लिखा होगा टेम्पल माउंट ऑब्लिक अल हरम शरीफ। मुस्लिम लोग इसको हरम अल शरीफ बोलते हैं। इसमें जो आपको सुनहरे रंग का वो दिख रहा है उसको बोलते हैं डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है कि इसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है। इस पत्थर के ऊपर जो बुराक घोड़ा था उस पे मोहम्मद साहब बैठ के स्वर्ग की यात्रा उन्होंने की थी। इसीलिए ये जगह इस्लाम से भी जुड़ जाती है। अब देखिए यही वो जगह है जहाँ पर सेकंड टेम्पल में जाकर ईसा मसीह ने भी सफाई की थी, तो उनसे भी जुड़ गया। और टेम्पल माउंट, फर्स्ट टेम्पल यहूदियों का टेम्पल है, इसलिए वो ईसाई धर्म से भी जुड़ गया। वो जो सुनहरे वाला है डोम ऑफ द रॉक, उसके ठीक नीचे आप दाएं साइड में देखिए, ठीक नीचे एक और आपको आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। उस आर्किटेक्चर को कहते हैं डोम ऑफ द चेन। डोम ऑफ द चेन। कुछ लोग ये कहते हैं, यहूदियों का मानना है, यहूदी इसको भी मानते हैं, यहूदी कहते हैं यहीं पे उनका जो राजा किंग सोलोमन था वो बैठ के अपना शासन चलाता था, फैसले करता था, न्याय किया करता था, तो वो इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि सुनहरे रंग की जो बिल्डिंग है यही अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद वो नहीं है, अल अक्सा मस्जिद ये है बाउंड्री के पास, ये देखिए, ये एकदम इस साइड है, ये है अल अक्सा मस्जिद, जो सुनहरे रंग की नहीं है। अल अक्सा मस्जिद क्यों फेमस है? क्योंकि जब वो मोहम्मद साहब वहाँ से गए थे, स्वर्ग की यात्रा की थी, तो ठीक इसके पहले इसी मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ी थी, तो इसलिए ये जगह फेमस है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके पीछे की जो ठीक दीवार है, इसी को वेस्टर्न वॉल माना जाता है, और इस पूरे कैंपस के अंदर इजरायली नहीं जा सकते। ठीक है, अब थोड़ा पीछे चलिए, इधर आइए। हाँ, इससे थोड़ा समझिए। देखिए, जब ओटोमन एम्पायर आया, अभी इस पे हम आएंगे, ये आगे का है, लेकिन इसको समझ लीजिए। ये देखिए कि स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, इसमें एक इलाका जो दिख रहा है टेम्पल माउंट, इसको हरम अल शरीफ बोलते हैं। इसको ओटोमन साम्राज्य ने बहुत समझदारी के साथ इसको 4 क्वार्टर्स में बांट दिया था। जब उनको ये पता चल गया कि यहाँ पर इतना झगड़ा है और रोज आपस में क्लैश होते हैं, क्योंकि कॉमन रास्ता था, कॉमन आना जाना था, कॉमन एंट्री थी, तो झगड़े बहुत थे, तो उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिमों की तरफ का हिस्सा था उसको मुस्लिम क्वार्टर घोषित कर दिया कि आप लोग इधर से आइए जाइए। क्रिश्चियंस को उधर से दे दिया, कुछ आर्मेनियन समुदाय के ईसाई रहते हैं जो ईसाई धर्म को ही मानते थे, उनको इधर दे दिया, और वेस्टर्न वॉल की तरफ जूइश को दे दिया। कुल 11 गेट हैं इधर, सिर्फ एक गेट जूइश की तरफ है, बाकी सारे गेट उस तरफ है, ताकि आपस में क्लैशेस ना हो, झगड़े ना हो, आसानी से लोग आ जा सकें। इसलिए ये जगह 3 धर्मों से इस तरीके से जुड़ी हुई है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको लगता है दुनिया में इतना दिलचस्प कुछ नहीं है, और अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो बहुत दिन निकल जाएंगे, तब भी सकता है शायद कम पड़े। अब पीछे चलिए, हाँ, और आगे आ गया, क्योंकि यहाँ तक हम लोग आ गए थे। और आगे
रोमन किंग्स के बाद पर्शियन रूल देख लिया, इस्लाम आ गया था, मोहम्मद साहब आ गए थे, वो कैसे उस इलाके से जुड़े ये हमने देख लिया। तो उसके पीछे चलिए, तो लिखा हुआ क्रूसेड्स। क्रूसेड्स को कहते हैं धर्म युद्ध, जिसमें ईसाइयों ने मुस्लिमों के खिलाफ एक प्रकार का धर्म युद्ध चला, जिसमें बड़े पैमाने पर उन्होंने मुस्लिमों और यहूदियों की हत्याएं और नरसंहार किया। 1099 से 1180 तक चला। फिर उसके बाद अयूबी एम्पायर आया। इसका समय ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसने बड़ा अच्छा काम किया। इसने अच्छा काम क्या किया कि इसने जेरूसलम को कैप्चर कर लिया और फिर से जूस को जेरूसलम में रहने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, अब तक उनको भगाया कई बार गया, लेकिन सिर्फ 2 ही बार उनको वहाँ पे बुलाया गया। एक बुलाया साइरस सिलेंडर ने और एक बुला रहा अयूबी। उसके बाद मामलुक सल्तनत आ गई, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और उनका कंट्रोल बना रहता है। आगे चलिए। उसके बाद आता है ओटोमन एम्पायर, जो लंबे समय तक रहता है, लगभग 400 सालों तक रहता है। ये जेरूसलम को जीत लेता है और जेरूसलम को सिटी को रिकंस्ट्रक्ट करता है ताकि सभी धर्म पीसफुली वहाँ पर रह सके, जिसके लिए उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देता है, जहाँ से टेम्पल में सभी लोगों को एंट्री बराबर लेवल पर मिलती रहे और कोई क्लैश ना हो। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। देखिए, ये अभी तक का एंशिएंट पीरियड था कि क्या हुआ था और तीनों धर्म कैसे आपस में एसोसिएट थे। इजराइली क्या था, प्रॉमिस्ड लैंड क्या था, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं इजराइलियों का कोई जगह थी ही नहीं, लेकिन इजराइलियों की जगह थी, जिसको प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है। इस पर भी एक फिल्म बनी इसी नाम से, जियोनिज्म। देखिए, जियोनिज्म क्या है? एक आंदोलन जो यहूदी राष्ट्रवाद को फिर से जिंदा करने के लिए पूर्वी यूरोप में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। ये जो 2 साहब की फोटो आपको दिख रही है, इन दोनों को यहूदियों बहुत मानते हैं। एक का नाम है थियोडोर हर्जी, जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पे इजराइल के लिए समर्थन जुटाने में बहुत प्रयास किया। इन्होंने किताब लिखी 1896 में जूइश स्टेट, जिसमें वो पूरा इतिहास बताते हैं और दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं कि यहूदी जो देश था वो एक समय में एग्जिस्ट करता था और उसके साथ अत्याचार किया गया, उसको हटा के बाहर कर दिया गया। फिर वो क्या करते हैं, सारे जूइशों को इकट्ठा करते हैं और फर्स्ट जूइश कांग्रेस बुलाते हैं 1897 में, एक सम्मेलन टाइप का, ताकि यहूदियों को फिर से इकट्ठा किया जा सके। देखिए, यहाँ पर एक नाम आया एलिजर बेन यहूदा। ये दूसरे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने सैद्धांतिक तौर पे इजराइल के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया, तो इन्होंने उसको व्यवहारिक तौर पे ज़मीन पे उतारने का प्रयास किया। लेकिन इनके नाम में जुड़ा यहूदा। यहूदा शब्द यहूदी से निकला है, और जो हमने आपको बताया था कि इब्राहिम के जो दूसरे बेटे थे इसहाक, उनका बेटा था इजराइल। इजराइल का एक बेटा था, क्या बताया था, जुदा। जुदा का ही दूसरा नाम था यहूदा भी कहते हैं, जिससे यहूदी शब्द निकला है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये रहते थे रशिया में, ये रशिया में इनकी पैदाइश हुई थी और ये पहली बार फिलिस्तीन में रहने के लिए गए और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रहे। आप एक और वर्ड सुनते होंगे, किबुत्ज। अगर जिन्होंने मार्क्सिज्म पढ़ा होगा तो उसमें मार्क्सिज्म में एक टर्म चलता है कम्युनिटी, एक समुदाय जिसमें साम्यवादी विचारधारा के लोग रहा करते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं, अपनी विचारधारा को बढ़ाते हैं, अपनी मूल भाषा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी के नाम पर इन्होंने किबुत्ज इस्टेब्लिश किए फिलिस्तीन के रीजन में, जिससे हिब्रू भाषा को बढ़ाया जा सके, हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया जा सके और यहूदियों का अटैचमेंट फिर से बढ़ाया जा सके, उनकी संख्या वहीं बढ़ाई जाए। इन्हीं के बाद से जो याहिया आलिया शब्द हमने आपको बताया था, जो वेव थी, वो स्टार्ट होनी शुरू हुई और इन्होंने जो ज्यूज है उनको बड़े पैमाने पे पूर्वी यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों से आमंत्रित किया कि आप फिलिस्तीन में आइए और आके रहिए। आगे अब देखिए, व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड, जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हो गया, उसमें देखिए बहुत सारी चीजें हुई। 400 साल का पुराना ओटोमन साम्राज्य जो 1516 से चला रहा था वो खत्म हुआ। ब्रिटेन ने कंट्रोल फिलिस्तीन का अपने हाथों में ले लिया।
उस समय के पैलेस्टीन में इसराइल, आज का इसराइल फिलिस्तीन और जॉर्डन का हिस्सा आता था। और 19 द बेल्फोर डिक्लेरेशन, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे, वो 1920 में आया, जिससे लीग ऑफ नेशन, जो एक पूर्व संस्था थी यूनाइटेड नेशन की, उसने एक मैंडेट दिया इंग्लैंड को कि आप इस समस्या का समाधान करिए और ये तय करिए कि कौन कहाँ रहेगा, जिसको ब्रिटिश मैंडेट ऑफ इसराइल कहा जाता है। आगे देखिए, ये है बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन उन्होंने बताया कि रॉबर्ट बेल्फोर उनका नाम था। 1917 में उन्होंने एक लेटर जारी किया और उस लेटर में उन्होंने इजरायली लोगों को एक संदेश दिया कि जूइशों का, यहूदियों का एक होमलैंड होना चाहिए और हम उसका समर्थन करेंगे और यहूदियों की एक होमलैंड बनाने का प्रयास करेंगे। इस लेटर को अगर आप पढ़ेंगे, देखिए इसमें लिखा है, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू विद फेवर द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल। जूइश पीपल के लिए एक राष्ट्रीय घर की बात इसमें बेल्फोर डिक्लेरेशन में की गई, 1917 में आया। इसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पर इंग्लैंड फंस गया। कैसे फंस गया कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और जर्मनी की हार हो गई थी। वियना, उसका एक है कि उसी समय में हिटलर का इमरजेंस प्रारंभ हो गया। 1918 के बाद से हिटलर का इमरजेंस प्रारंभ हो गया और यहूदियों का परसिक्यूशन प्रारंभ। हिटलर ने यह प्रचारित प्रसारित करना शुरू कर दिया कि जर्मनी की मूल समस्याओं के कारण यहाँ रहने वाले यहूदियों का वहाँ से धीरे धीरे फर्स्ट आलिया, सेकेंड आलिया, जो हम बता चुके हैं, थर्ड आलिया होने लग गया। वहाँ से वो लोग आने लगे। अब इसी दौर में क्या हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। अब फिलिस्तीनियों की संख्या इसराइल के, जहाँ आज इसराइल है, वहाँ पे बढ़ने लग गई। धीरे धीरे उनकी फर्स्ट आलिया, सेकेंड आलिया से उनकी जनसंख्या बढ़ने लग गई और उन्होंने कई छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप बना लिए। जैसे हमास एक मिलिशिया ग्रुप है, वैसे उन्होंने भी उस समय बना लिए। जैसे एक का नाम है हगाना और दूसरे का नाम है इनगुन। इन दिनों ने वहाँ पे बड़े पैमाने पे हिंसा प्रारंभ कर दी, फिलिस्तीनियों को भी मारना शुरू कर दिया। और चूंकि इंग्लैंड भी उनको एक वादा करके भूल गया था, 1917 में वादा किया, फिर उसने कुछ करने का प्रयास नहीं किया, तो उन्होंने इंग्लैंड वालों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक होटल है जेरूसलम के आसपास, उसको किंग डेविड होटल कहा जाता है, जिसमें इनगुन ने उसको बॉम्ब से उड़ा दिया और लगभग 100 के करीब लोग उसमें मारे गए। 80-90 उसमें इंग्लैंड के लोग मारे गए। तब इंग्लैंड ने एक वाइट पेपर लाया और कहा कि अब इस इलाके में जूइस का इमिग्रेशन जो है वो नहीं होगा। अब बाहर से जो यहूदी आ रहे हैं उनको हम आने नहीं देंगे। अब यही सारे घटनाक्रम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सिस फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस के बीच में था। अरब लोगों ने एक्सिस फोर्सेस को सपोर्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनका पता था कि एक्सिस फोर्सेस में जर्मनी है, जापान है, इटली है और जर्मनी यहूदियों का दुश्मन है, वो भी यहूदियों के दुश्मन है, तो दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है। इसलिए अरबों ने एक्सिस फोर्सेस को सपोर्ट किया। उस समय फिलिस्तीन के एक मुफ्ती होते थे, मोहम्मद मुफ्ती उनका नाम था। वो हिटलर से मिलने भी गए थे कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक्सिस फोर्सेस हार गई, हिटलर हार गया और मित्र देश जीत गए। और इजरायलियों ने, यहूदियों ने मित्र देशों का साथ दिया था और बड़े पैमाने पे उन्होंने मित्र देशों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 लाख यहूदी मित्र देशों की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। तो मित्र देशों की अब एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी, जो प्रॉमिस्ड लैंड थी वो उनको देने का वक्त आ गया था। इसीलिए ब्रिटेन ने भी, अमेरिका ने भी बहुत सपोर्ट किया इजराइल को बनने के लिए। इसके साथ देखिए, जब इंग्लैंड वाइट पेपर लाके उनके रोक दिया तो एक आलिया बेट एक टर्म आता है। आलिया बेट का मतलब है इलीगल, अवैध तौर पे ये जो यहूदी है वो घुसने लग गए, कहीं ना कहीं से दूसरे इलाकों से यहाँ पे आने लगे। ठीक, देखिए यहाँ इनगुन लिखा हुआ है, इनगुन जूइश मिलिशिया ग्रुप, हगाना का नाम लिखा है। एक मिलिशिया ग्रुप था जिसने ब्रिटिशर्स पे अटैक प्रारंभ कर दिया। आगे अब ये 2 मैप को आप ध्यान से देखिए। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली पार्टीशन प्लान। ये 2 मैप है, दोनों मैप से पता चलता है कि कितना भेदभाव हुआ है। ये उस यथास्थिति को दिखाता है जब इजराइल नहीं बना था, यानी 14 मई को मेरे बाद 1948 को बना था, उसके ठीक पहले का मैप है।
इस मैप में ये देखिए, जो आपको लाल लाल डॉटेड क्रम से आपको दिख रहा है, वो यहूदी सेटलमेंट्स हैं, यानी उन इलाकों में यहूदी रहते थे। इससे पता चल रहा है कि क्षेत्र बहुत बड़ा था लेकिन संख्या बहुत कम थी। लेकिन जो दूसरा प्लान मैप है, जो ज़मीन उनको दी गई, जो पार्टीशन प्लान था 14 मई 1948 का, जिसमें इजराइल बना, उसमें आप देखिए कि ये जो पीली वाली दिखा रहा है ये अरबों को दिखा रहा है, और जो नीला वाला क्षेत्र दिखा रहा है वो इजराइल को दिखा रहा है। भाई सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर यहूदी उस समय उतनी कम संख्या में थे तो उतनी ही जमीन उनको दे देते, आपने इतनी ज्यादा जमीन क्यों दे दी? ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण आज भी है कि जब संख्या आपकी सिर्फ उतनी थी, भाई आप रहने वाले 4 लोग एक कमरे में रह सकते हैं, आपको 10 कमरे क्यों दिए गए? जिनकी संख्या ज़्यादा थी उनको आपने कम ज़मीन दे दी। तो ये दोनों सिखाता है कि मित्र देशों ने, यहूदियों ने जो उनका साथ दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसको एक तरह से उन्होंने गिफ्ट किया इस पार्टीशन प्लान में। और सेम डे 14 मई 1900, आगे चलिए, देखिए ये बहुत फेमस फोटो है, ये फिलिस्तीन की एक अखबार की फोटो है। 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल बन गया, स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। और उसी समय हेनरी ट्रूमैन, जो वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट है, सेम डे रिकॉग्नाइज कर दिया, सेम डे, जिस दिन बना उसी दिन उसको मान्यता दे दी। और बेन गुरियन, डेविड बेन गुरियन, जिनकी फोटो आपको दिख रही होगी, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर थे। ये जैसे आप समझ लीजिए कि महात्मा गांधी को जो महत्व मिलता है भारत में, ठीक या माओ को जो महत्व मिलता है चाइना, महात्मा गांधी थोड़ा शांति प्रिय थे, इसलिए महात्मा गांधी को उदाहरण देना ठीक नहीं है, माओ का उदाहरण देना ठीक है। माओ की जो लोकप्रियता और जो महत्व चाइना में है, आज भी डेविड बेन गुरियन का महत्व है। आप इनकी हाइट देखेंगे तो बहुत छोटी हाइट के थे, और लेकिन बहुत ही इनकी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी और इन्हें बहुत बड़े बड़े काम किए। जब पहला युद्ध हुआ तो इजराइल के पास हथियार नहीं थे, स्मगल करा के इन्होंने हथियार लड़के, उधार के हथियार, पुराने हथियारों से उस समय की लड़ाई हुई। तो ये इजराइल का स्टेट 1948 में बन गया। अब ये देखिए, फर्स्ट आगे हमने आपको बता दिया है, ये है पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ लैंड। ये एक मैप है, बहुत फेमस है। ये मैप हमने पहली बार देखा था तब जब हम 2010 में जेएनयू गए थे। जेएनयू की दीवारों पे ये कई पेंटिंग बनी हुई है इसका, अगर आप गए हो तो हम उस समय बनी थी, आपको पता नहीं। उस समय हमने इस मैप पहली बार देखा था कि इजराइल कहाँ था और आज कहाँ पर है। इसमें साफ लिखा है कि पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ लैंड 1946 से सन 2000 तक फिलिस्तीनियों ने अपने ही देश में अपनी ज़मीन को किस तरह से खोया, किस क्षेत्र में थे और धीरे धीरे सिकुड़ते हुए कहाँ पर, आज सिर्फ डॉट्स के रूप में वो बचे रह गए हैं। वहाँ पर जिसको लेफ्ट साइड में गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप होते हैं जो 41 किलोमीटर लंबी है, आज के न्यूज़ चैनल वाले उसको खूब बता रहे हैं, और राइट साइड में वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में भी पूरा नहीं है, उसमें डॉटेड पॉइंट्स हैं क्योंकि बाकी जगहों पे इजरायली सेटलमेंट्स बसे हैं, वहाँ पर भी इजरायली लोग हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम लोग रहते हैं कि कॉमन शॉप है, कॉमन दुकानें, कॉमन हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल उस तरह का माहौल है। वेस्ट बैंक का इलाका जो है उसको पीएलओ कंट्रोल करता है, और हमास का जो इलाका है, गाज़ा पट्टी का जो इलाका है, उसको हमास कंट्रोल करता है 2006 से। अब धीरे धीरे हमास का इन्फ्लुएंस वहाँ पर भी बढ़ रहा है वेस्ट बैंक में, और जो पीएलओ है वो अपना महत्व धीरे धीरे, अल फतह भी उसको एक पार्टी के नाम से जनाता है, वो भी धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे खत्म हो रहा है। 2006 से इसका वहाँ पर नियंत्रण है गाज़ा पट्टी में। अब ये देखिए, अरब इजरायली वॉर्स, पहला अरब इजरायली वॉर होता है 1948-49 में, जब 4 देश मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। 5 देश उस पर अटैक करते हैं, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया। फिर दूसरा होता है 1956, जिसको सुएज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कि आपने देखा होगा, अगर मैप के थ्रू आप देखेंगे तो जिस पोर्शन में इजराइल है उसके ठीक बगल में मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी और इजिप्ट के बीच में एक कैनाल जाती है जो मैन मेड है, जिसको ब्रिटिश और फ्रांस के लोगों ने मिलकर बनाया था। इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर दिया 1956 में, उसको अपने देश की संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने उस पर अटैक कर दिया था और ये अटैक हुआ था। उसके बाद अगला होता है 67 में, जिसको 6 डेज वॉर कहते हैं, जो 6 दिन चलता है, बहुत फेमस है।
और इसमें भी कहा जाता है कि इसराइल 6 देशों को हरा देता है। गोलन हाइट्स पे कब्जा कर लेता है जो सीरिया का क्षेत्र है, सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण कर लेता है और उसका क्षेत्र और ज़्यादा काफ़ी व्यापक हो जाता है। फिर 1973 में होता है और 1982 में भी एक होता है, धीरे धीरे संकट बढ़ता है। अच्छा, इन सब के बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी आपने नाम सुनोगे, बहुत फेमस घटनाएं आपने सुनोगे। आप एक में सुना होगा म्यूनिक ओलंपिक, 1972 के जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक भी हुआ था। ये तो आमने सामने के युद्ध थे, सेनाएं आमने सामने लड़ी, पर अपरोक्ष रूप से भी कई युद्ध चल रहे थे। इसको एक कहते हैं म्यूनिक मैस्केयर। 1972 में इजराइल अपने 11 सदस्यों की टीम म्यूनिक ओलंपिक में भेजता है। फिलिस्तीन का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक सितंबर, जो वहाँ पर उनकी खिलाड़ियों की हत्या कर देता है। इजराइल कहता है कि हम वहाँ ऑपरेशन करके उनको छुड़ा सकते हैं, लेकिन जर्मनी उसको मना करता है, कहता है कि हम कर लेंगे। और 11 खिलाड़ियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उस समय की प्राइम मिनिस्टर रहती हैं गोल्डा मेयर। गोल्डा मेयर इजराइल जितने खिलाड़ी रहते हैं उनको बुलाती हैं, उनके परिवार के लोगों को बुलाती हैं, कहती हैं हम इस घटना का बदला लेंगे। और 20 सालों में, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनके अंदर बदला लेने की या हिसाब बराबर करने की प्रवृत्ति किस कदर है कि 20 साल लगते हैं और वो सारे लोगों को जो इन्वॉल्व रहते हैं, कल्प्रिट्स जो रहते हैं, उनको एक एक करके मार देते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मारते हैं तो उसके एक दिन पहले उनके घर पे एक गुलदस्ता भेजते हैं और उस पर लिखते हैं, लिखा रहता है कि हम ना भूलते हैं ना माफ़ करते हैं। और इस पर भी एक फिल्म है स्टीवन स्पीलबर्ग की, द म्यूनिक नाम से, उसको आप लोग जरूर देखें। और इस ऑपरेशन जो इजराइल लॉन्च करता है, उस ऑपरेशन का नाम रहता है द रैथ ऑफ गॉड। रैथ ऑफ गॉड का मतलब है ईश्वर का गुस्सा। और ये बहुत फेमस घटना थी, बहुत इस पर फिल्में और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी ये बनी हुई है, कैसे वो ऑपरेट करता है, मोसाद की वर्किंग कैसी है, मोसाद कैसे इस पर काम करता है, वो बहुत अच्छे से। इसके साथ एक घटना और घटती है। 1976 में तेल अवीव से एयर फ्रांस का एक प्लेन रहता है जो पेरिस जा रहा होता है। उसको ये ब्लैक सितंबर और कुछ और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हाईजैक कर लेते हैं। उसमें कुछ अमेरिकन लोग रहते हैं, कुछ यूरोप के लोग रहते हैं और बहुत सारे यहूदी भी रहते हैं। उस प्लेन को वो पेरिस नहीं पहुंचने पाता और वो उसको लीबिया के एक शहर बेंगाजी, वहाँ पर उसको उतारते हैं और उसके बाद उस शहर उसको ले जाते हैं युगांडा। युगांडा का उस समय ईदी अमीन का शासन रहता है और एंटेबे एयरपोर्ट वहाँ बहुत फेमस है, एंटेबे एयरपोर्ट पे उतारते हैं। उनको बचाने के लिए वो कहते हैं कि हमारे जो जेल में बंद साथी हैं उनको आप छोड़िए। इजराइल ने कभी समझौता नहीं किया, तो इजराइल ने समझौता करने से मना कर दिया और इजराइल भी एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ये भी बहुत फेमस है, जिसमें वो अपने 2 प्लेन भेजता है और 2 उसमें ब्लैक मर्सिडीज भेजता है। वो ब्लैक मर्सिडीज इसलिए भेजता है क्योंकि ईदी अमीन उस समय ब्लैक मर्सिडीज से चलता है। उन लोगों को शक ना हो, वो सोचते हैं कि रात के टाइम में ईदी अमीन ही आया है। ईदी अमीन से उसी मर्सिडीज में अपने कमांडो भेजते हैं, अपने सभी साथियों को ही छुड़ाते हैं। इनका एक कमांडर मारा जाता है और वो कमांडर रहता है जोनाथन नेतन्याहू, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका भाई। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू बाहर पढ़ रहे होते हैं और जो वो लौटते हैं, जोनाथन नेतन्याहू एक तरह का नेशनल हीरो बन जाता है वहाँ पर, और जिसका पॉलिटिकल लाभ इनको मिलता है और ये आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इस समय को सबसे लंबे समय से रहने वाले प्राइम मिनिस्टर। ये घटना बहुत फेमस है। इस पर भी एक फिल्म है एंटेबे करके, उसको भी आप देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें। 1973 का जो वॉर होता है, ये वॉर भी इजराइल कैसे जीतता है? अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के बूते जीतता है। इसमें इनका एक डबल एजेंट रहता है, अशरफ मारवान। अब आप ऐसे यकीन करिए कि अशरफ मारवान जो रहते हैं इजराइल, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति रहते हैं अब्दुल नासिर, उनका दामाद रहता है और वो इंग्लैंड में रहता है। अब्दुल नासिर की जो बेटी और उनका दामाद है वो इंग्लैंड में रहते हैं और वो वहाँ से पता करता है कि इजिप्ट और सीरिया सब मिलकर कब अटैक करने वाले हैं। इसलिए इजराइल ये वॉर जीत पाता है। इजराइल ऐसे नहीं जीतता वॉर, उसको इस बार वो फेल हो गया, पता नहीं कैसे, उसको पहले से अंदाजा रहता है। अशरफ मारवान डबल एजेंट के तौर पे काम करता है, वो सीरिया के लिए भी काम करता है, इजिप्ट के लिए भी काम करता है और इजराइल के लिए भी काम करता है।
और वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि युद्ध कब होगा, कब अटैक होगा, कितने लोग अटैक करेंगे, किधर से अटैक होगा, तो वो बचाने का प्रयास। अशरफ मारवान जो होता है उनकी बाद में, बहुत बाद में जाके 2006 में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या होती है। वो इंग्लैंड में, लंदन में अपने 5वीं फ्लोर से गिरे हुए पाए जाते हैं। इस पर भी एक फिल्म है द एंजल्स, क्योंकि उनका कोड नेम एंजल था। इसको देखिएगा, उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं और बढ़िया था। अरे इसमें एक और एक इंसिडेंट हम आपको बताते हैं। 1967 का जो 6 डेज वॉर होता है उसको भी, अब ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि 6 देशों को एक देश, इजराइल के बारे में कहा था जैसे दांतों के बीच में जीभ की सिचुएशन है, दांतों से घिरी हुई है, कब कौन सा दांत जीभ को दबा दे। इजराइल की सिचुएशन भी ठीक उसी तरह से 1967 में 6 दिनों में 6 बड़े देशों को हरा देता है, वो भी कुछ दिनों पहले बना देश। आश्चर्य की बात, लेकिन ऐसे नहीं, वो अपने इंटेलिजेंस से हरा था। उसके जैसा इंटेलिजेंस शायद ही वर्ल्ड में किसी के पास है, लेकिन इस बार उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। मोसाद का एक और एजेंट बहुत फेमस था इसमें जो रोल प्ले करता है, उसका नाम था एली कोहेन। आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना होगा। एली कोहेन जो रहता है, अब आप सोचिए कि ये लोग कितनी लंबी प्लानिंग करते हैं। एली कोहेन अर्जेंटीना जाता है, अर्जेंटीना में एक व्यापारी बनता है, मतलब व्यापारी का भेष बनाता है, और वहाँ से वो जाता है सीरिया, और वो सीरिया का विदेश मंत्री बन जाता है। ऐसे ही समझिए कि पाकिस्तान का कोई एजेंट हमारे देश में विदेश मंत्री बन जाए, और वहाँ की जो सरकार है इतना खुश रहती है उससे, कहते हैं कि आप तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो वहाँ से सारी सूचनाएं लीक करके मोसाद को भेजते थे कि युद्ध कब होने वाला है, लेकिन वो बाद में पकड़े जाते हैं क्योंकि वो जो इनक्रिप्टेड मैसेज भेजते थे वो लीक हो जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है। सीरिया वाले उसको चौराहे पे फांसी पे लटकाते हैं। यूट्यूब पे इसका वीडियो पड़ा हुआ है, और उसकी बॉडी आज तक लौटाई नहीं। यूट्यूब पे आज भी इसका वीडियो पड़ा हुआ है कि इसको फांसी पे लटकाया गया सबके सामने। इस पर एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है द स्पाई, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। 6 एपिसोड्स हैं उसमें, बहुत डिटेल के साथ दिखाया गया, और हर चीज़ जो भी घटनाएं दिखाई गई एकदम, मतलब आप उसको को रिलेट कर सकते हैं एक्चुअल में जो हुआ। तो ये अरब इजराइल वॉर सामने सामने चल रहा था, इसके पैरेलल भी बहुत सारे वॉर चल रहे थे। ये सब तो हमने आपको बताया जो मेजर इंसिडेंट्स थे, बड़ी घटनाएं थी। बहुत सारी छोटी मोटी घटनाएं थी जो लगातार चली, जैसे यासिर अराफात की बात, जो PLO नेता थे, 2004 में उनकी जान चली गई। कुछ लोग कहते हैं कि पोलोनियम से उनकी जान गई। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो अगर बॉडी में इंजेक्ट हो जाए तो आप 48 घंटों के अंदर मर जाएंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कैसे मरेगा। तो ऐसी बहुत सारे जो मर्डर्स हुए या प्रायोजित मर्डर्स थे मोसाद के द्वारा, CIA के द्वारा, जो इसके साथ इसके पैरेलल भी चल रहे। आगे ये भी जानते ही आप सब, हिजबुल्लाह, ये भी पीस प्रोसेस। अब थोड़ा हम लोग इसके बात कर लें कि भैया झगड़ा तो है, शांति कैसे हो सकती है। तो थोड़ा पहले हम लोग इसको देख लें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। पीस प्रोसेस यानी इजराइल और फिलिस्तीन में कैसे मित्रता, कैसे निकटता आ सकती है। तो कई सारे प्रयास हुए। 1949 में आर्मिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, एक एलॉन प्लान हुआ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट वो दिखता है वो आपको कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ। कैंप डेविड एक जगह है जो बड़ी फेमस है, जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है 1979 में, बेनाइन करके, और उस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनके बीच में होता है, और दोनों को नोबेल मिलता है। और इसमें तय होता है कि दोनों लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक दूसरे को मान लेंगे। वो इजराइल को मान लेंगे, हम पैलेस्टाइन को मान लेंगे। आज भी बहुत सारे देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी, हमने भी नहीं, हमने तो दे दी है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 92 में इस्टेब्लिश। पाकिस्तान ने भी नहीं दी है इजराइल को मान्यता। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे मुस्लिम देशों ने दे दी है। सऊदी ने दे दी, इजिप्ट ने दे दी, जॉर्डन ने दे दी। पाकिस्तान पता नहीं क्या किस सोच से चला है कि उसने अभी तक नहीं दी। ये एक बहुत फेमस तस्वीर है, इसको कहते हैं ऑस्लो एकॉर्ड। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है, और नॉर्वे हमास को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता इसी वजह से। इसमें बिल क्लिंटन दिख रहे हैं आपको, राइट साइड में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आपको देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं यासिर अराफात, PLO जिनकी 2004 में मौत हो गई।
ये बहुत एक फेमस एग्रीमेंट था जिसके तहत इजराइल ने PLO को रिकॉग्नाइज कर दिया था और PLO ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था। हालांकि दोनों देश की जनता इसके विरोध में थी। इसमें एक और व्यक्ति ने बहुत फेमस रोल प्ले किया था। इजराइल में एक और शख्स ऐसे थे, डेविड बेन गुरियन के बाद और गोल्डा मेयर के समकक्ष आप कह सकते हैं, शिमोन पेरेस, जो बहुत फेमस थे। हालांकि वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहा तो उनका कद हमेशा अमित शाह के बराबर रहा और उन्होंने हमेशा रोल प्ले किया। इसको कराने में भी अगर इसकी बाकी तस्वीर देखेंगे आपको शिमोन पेरेस भी दिख जाएंगे, जो बाद में प्रेसिडेंट इजराइल के बने। चुनाव कभी नहीं जीत पाए लेकिन प्रेसिडेंट बाद में बने। इस घटना से एक और बड़ी चीज़ हुई कि देशों की सरकारें तो एग्री हो गई, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके ठीक बाद जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं, इनकी इजराइल में ही एक आम सभा में एक इजरायली ने हत्या कर दी, गोली मार दी, क्योंकि उसको एस्लो एकॉर्ड पसंद नहीं आया। ठीक वही समझ लीजिए कि नाथूराम गोडसे ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी की हत्या कर दी। देखिए हाँ, ये फोटो देखिए, ये फोटो, इस फोटो में ये दूसरी फोटो है, इसका कट गया है। ये फोटो उसकी है अब्राहम एकॉर्ड, जो अभी 2020 में हुआ है। इसमें आपको ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं और एक फिलिस्तीन के और लीडर है वो दिखाई दे रहे हैं। ये लेटेस्ट एक एग्रीमेंट हुआ था 2020 में, जिसके तहत ये माना गया था कि अब हम लोग अपनी कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग से सॉल्व करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, वॉर के थ्रू नहीं। एक तरह से आप कह लीजिए जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उस जैसा कुछ एकॉर्ड था और मिडिल ईस्ट में शांति करने का प्रयास था। आजकल आप देख रहे थे कि 6 अक्टूबर से पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच में संबंधों में निकटता आ रही थी, UAE के साथ संबंधों में निकटता आ रही थी। और जो अभी G20 में एक कॉरिडोर पास हुआ, उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये अब्राहम एकॉर्ड, देखिए इसका नाम भी अब्राहम एकॉर्ड क्यों है? क्योंकि इब्राहिम जो हमने आपको बताया था, वो तीनों धर्मों में बराबर सम्मान उनको प्राप्त है। तो ये वहां से ये नाम आता है। आप आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अब ये बात कर ली जाए कि आखिर समस्या सुलझ क्यों नहीं रही। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ रही हैं, ये समस्या ऐसी समस्या क्यों है, ये समस्या सुलझ नहीं रही? तो समस्या का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये समस्या दो देशों के बीच की समस्या नहीं है। पहली बात, जब कोई समस्या छोटी समस्या से बड़ी समस्या में बनती है तो उसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टनर्स होते हैं वो बाद में जाकर बहुत सारे और लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे सीरिया का क्राइसिस आप देखिए, सीरिया में कोई क्राइसिस नहीं था। सीरिया में जो अरब स्प्रिंग आया 2011 में, इसमें बहुत सारे देशों में अरब स्प्रिंग आया, ट्यूनीशिया में आया, इजिप्ट में आया, लीबिया में आया, सीरिया में भी आया। लेकिन सीरिया में वो क्राइसिस आज इतना बड़ा क्राइसिस बन गया कि सॉल्व ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सीरिया में सरकार है उनकी बशर अल असद की, जो शिया हैं, विरोधी जो हैं वो सुन्नी हैं। अब ये शिया सुन्नी का मुद्दा बन गया, एक कंट्री का मुद्दा शिया सुन्नी का मुद्दा बन गया। अब सरकार शिया है तो बगल से ईरान कूद दिया, क्योंकि वो ईरान है, और सुन्नियों का समर्थन सऊदी अरब कूद दिया। जब ईरान कूद दिया तो उसके समर्थन में रशिया कूद दिया, और सऊदी अरब कूदा तो उसके समर्थन में अमेरिका कूद दिया। एक छोटी सी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती है और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे सॉल्व नहीं होगी। इजराइल की प्रॉब्लम और इजराइल और पैलेस्टाइन के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब ये दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। अब तो ये क्रिकेट में भी दिख रहा है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान में देखिए एक मैच जीता था इंडिया से हारने के पहले, उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी ने कहा कि हम अपना शतक फिलिस्तीनियों को समर्पित करते हैं। तो बहुत सारे बाद में विरोधियों ने कहा कि भारत अभी कल की बात, कल जब इंडिया जीता है तो इजराइल में जो इंडिया के राजदूत, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया। उन्होंने कहा कि
बड़ा मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान जीत नहीं पाया और पाकिस्तान अपनी जीत को फ़िलिस्तीनियों को समर्पित नहीं कर पाया। तो अब ये मुद्दा दो देशों के बीच का नहीं है। अब यहीं पे हम बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ इजराइलियों के समर्थक में, कुछ फ़िलिस्तीनियों के समर्थक में, कुछ हमास के समर्थन में, कुछ हिजबुल्लाह के समर्थन में, कुछ मोसाद के समर्थन में, कुछ नेतन्याहू के समर्थन में। तो ये समस्या मल्टीपल हो चुकी है, क्योंकि ये दो देश ही इसके कारण हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें कोई लंबी छलांग लगानी है तो हमें 2 कदम पीछे जाना चाहिए। जब तक हम कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, हम कुछ पा नहीं सकते। जब तक दोनों देश ये नहीं समझेंगे, तब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। और इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के पीछे तो सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये है कि जेरूसलम जैसी जो सिटी है, जहाँ तीनों धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, हेरोड में जो केव ऑफ पैट्रियार्क है, जहाँ पे तीनों धर्मों के लोग एक दूसरे को समान स्थान देते हैं, तब आपस में झगड़ा कैसे हो सकता है। अब्राहम अकॉर्ड नाम ही इसका इसलिए रखा गया। तो हमें लगता है कि तीनों जो पार्टनर्स हैं, उसमें ईसाई धर्म का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन 2 जो बड़े पार्टनर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए, लार्जर इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। इसका असर, जैसे स्वप्निल जी ने शुरुआत में कहा कि जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें सभी देश लगे हुए हैं। युद्ध होगा। अमेरिका की एक बहुत पहले आप लोग जानते हो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आइजनहावर के समय में आया था कि हथियारों को किस तरह से एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया। तो आज बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में, युद्ध खत्म होने की बजाय युद्ध को कैसे और लगातार बढ़ाया जाए। अगर आप इस समय जो इंडियन मीडिया में जो जर्नलिस्ट हैं, जो इस समय सब पहुँचे हुए हैं वहीं बॉर्डर पे, उनकी आप रिपोर्टिंग देख लीजिए तो आपको डर लग जाएगा कि वाकई संकट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर किसी दूसरे चैनल्स पे उनसी रिपोर्टिंग को आप देखिए, जैसे BBC पे देख लीजिए, अल जजीरा पे देख लीजिए, CNN पे देख लीजिए, तो लगेगा कि उतना नहीं समस्या है। अरे इससे बड़ी समस्या यूक्रेन के साथ अभी भी चल रही है, लेकिन अब उस पर उसका किसी का ध्यान नहीं है। तो इस समस्या को बना दिया गया है इंटरेस्ट के कारण। तो जब तक हम कॉमन इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सामूहिक हितों के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों सामूहिक हितों में सोचना जरूरी है? क्यों? फिर वही बात, मेरे ख्याल से जो हमने उस बात भी कही थी कि अगर मकान बचाना है तो कमरों के बारे में सोचना छोड़ें हम लोग। अगर कमरों के बारे में सोचेंगे तो मकान चला जाएगा। सामूहिक परिवार है, वर्ल्ड इज़ वन विलेज, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। अगर कहीं पर भी किसी का नुकसान होगा तो वो किसी एक का नुकसान नहीं, हम सब का नुकसान है। और अगर इब्राहिम आज ऊपर से सोचते होंगे तो उनको यही लगता होगा कि हमारी संतानें आपस में लड़ रही हैं। तो इसका समाधान तभी हो सकता है जब हम अपने सामूहिक हितों के बारे में सोचें, और उसके लिए हमें बलिदान करना पड़ेगा। थैंक यू।